हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी थोड़ा सा ध्यान दोगे। इससे पहले मैं 2 पार्ट आपको पाचन तंत्र के यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के करा चुकी हूँ। आज ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो 2 भाग हैं इसके वो आप पहले देख लीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने लिख करके रखा है पाचन तंत्र, और ये इसका तीसरा भाग है। ठीक है, हमने जो कंप्लीट किया था उसको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने कंप्लीट क्या किया था, तो हमने लीवर और अग्नाशय जो इससे पिछली क्लास थी उसमें किया था, यानी लीवर यानी यकृत और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज दोनों किए थे। और हमने पढ़ा था कि अग्नाशय के बारे में इस क्लास में ज़्यादा था, तो मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको हमने क्या किया। तो अग्नाशय में पढ़ा था कि ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं, इन 3 तरह की कोशिकाओं से ये मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए बीटा कोशिका में मैंने आपको बताया था कि इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इंसुलिन की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? आपको बताना है मधुमेह, जिसे कहा जाता है डायबिटीज या शुगर। ओके, दूसरी बात, यदि आपसे इंसुलिन की कमी नहीं पूछे और इंसुलिन की अधिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताओगे हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ये दोनों रोग आपको याद रखने हैं। यदि कमी से पूछेगा तो आपको बताना है मधुमेह यानी डायबिटीज, और यदि इंसुलिन की अधिकता से पूछेगा तो आपको बताना है हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? और हमने इसमें पढ़ा था कि इससे एक ट्रिप्सिन नामक ये जो एंजाइम होता है ये भी निकलता है। ट्रिप्सिन की यदि हम बात करें तो ट्रिप्सिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? भोजन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन यदि बनता है कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कौन करता है, तो आपको बताना है ट्रिप्सिन करता है। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? तो आप बताओगे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से निकलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे जो आज हम करेंगे वो करेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आप रखोगे। हमने जो पढ़ा था कल, ईसोफेगस कर लिया था यानी भोजन नलिका या फिर कहेंगे ग्रास नली, आमाशय भी हो गया था, स्टमक हो गया था। उसके बाद लीवर और जो पैनक्रियाज होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा बोर्ड पर। यहाँ से ये क्या है? तो ये हमारा आमाशय है। और आमाशय में मैंने आपको बताया था स्टमक जो होता है इसमें कितने घंटे खाना रहता है, तो आपको बताना है स्टमक में लगभग 3 से 4 घंटे, या फिर 3 और 4 दोनों दे रखे हैं तो आपको आंसर लगाना है 4 घंटे। क्लियर है? आगे जो हम बात करते हैं तो आगे आता है छोटी आंत। ये रहा, इसके 3 लूप हैं। तो इस वजह से इसके अगर आपसे पार्ट पूछता है, भाग पूछता है, तो आपको बताना है कि छोटी आंत जो होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके यदि आपसे पूछे कि छोटी आंत के कितने भाग हैं, तो आपको इसके जो भाग हैं या पार्ट हैं कितने बताने हैं? 3। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, पहला भाग ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। आपसे पहले भाग के बारे में पूछेगा कि पहले जो भाग का नाम बताइए, तो आपको बताना है इसका नाम है ड्यूडेनम। क्या नाम है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम करके आएगा, या फिर इसका हिंदी नाम होता है पक्वाशय। सिर्फ इसका ही आता है हिंदी नेम, बाकी 2 पार्ट का नहीं आता है। आपसे ड्यूडेनम का पूछे आपसे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको बतानी है इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे यदि आपसे दूसरा जो भाग है इसके बारे में यदि पूछता है तो आपको बताना है इसका नाम है जेजुनम। क्या नाम है? जेजुनम।
यदि जेजुनम के बारे में पूछे कि जेजुनम जो है इसकी कितनी लंबाई है, तो आपको बताना है 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? दो पार्ट क्लियर है। तीसरा यदि हम देखते हैं तो तीसरा जो होता है इसका नाम है इलियम। क्या नाम है बच्चों? इलियम। इलियम जो है इसकी यदि लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 640 सेंटीमीटर। देखो आप 25 और 35 को जब ऐड करोगे तो ये टोटल हो जाता है 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर को अब 640 में आप ऐड कीजिए तो कितनी लंबाई हो गई? 700 मीटर। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, क्या कि ये जो कंप्लीट लंबाई इसकी कितनी है? तो 700 सेंटीमीटर होगा ये 700 सेंटीमीटर। तो 700 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो 7 मीटर होता है। कितना होता है? 7 मीटर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे लगभग में 6 से 7 मीटर, और 6 से 7 मीटर नहीं दे रखा है तो उस समय आपको आंसर लगाना है 7 मीटर। क्लियर है? दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आपसे पूछेगा छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है? आपको आंसर लगाना है ड्यूडेनम, क्योंकि आप देखो इसकी 25 है, इसकी 35 है, इसकी 640 है, तो छोटा कौन सा हो गया? ड्यूडेनम, पक्वाशय। और यदि आपसे पूछे छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आपको बताना है इलियम। और आपको ये सीरीज में ही याद करने हैं कि ड्यूडेनम पहले आता है, जेजुनम उसके बाद, यानी बीच वाला पार्ट पूछ ले तो जेजुनम, और उसके बाद है इलियम। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटी आंत में क्या कार्य होता है? छोटी आंत का कार्य बताइए, तो आपको बताना है इसका कार्य क्या होता है। तो पहली चीज यहाँ पर खाने का पाचन होता है। पाचन कौन सा? पूर्ण रूप से। पूर्ण पाचन आपसे पूछे कहाँ होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। और आप बताओगे कि भोजन का अवशोषण भी यही होता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन बनता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, आपको बताना है छोटी आंत में ही होता है। भोजन का अवशोषण करता कौन है? तो इसके छोटी आंत के अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है, हम बड़ा करके इधर देखते हैं, तो इनको कहते हैं विली। क्या कहते हैं? विली। हिंदी में भी इसे विली ही कहोगे आप। क्या कहोगे? विली। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो छोटी आंत का आपसे कार्य पूछे तो आप भोजन का अवशोषण करना बताओगे, और पूर्ण पाचन पूछे कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ पर होता है, तो भी आपको छोटी आंत ही बताना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये मैंने थोड़ा पाइप ना वो चौड़ा लिख लिया, चौड़ा कर दिया है। तो इसमें हम देखेंगे जो विली हैं इनकी जो संरचना होती है ऐसे होती है जैसे कि उंगलियों की संरचना है। जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे उंगलियां हैं तो इसके जो बीच में गैप दे रखा है, ऐसे ही इनके अंदर गैप होता है, ऐसे ही नीचे की तरफ से होंगी। तो ये ऐसा जो गैप है, इसी वजह से इन्हें कहते हैं कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी उंगलियों की तरह की संरचना होती है। और इन्हीं को क्या कहते हैं? विली। क्या कहते हैं? विली। जैसा कि हमें पता चला कि जो है हमारी आंत है, इंटेस्टाइन है, इसके अंदर विली होती है, और ये जो विली होती है इनके अंदर से ही आंत्र रस निकलता रहता है। कौन सा? आंत्र रस। आंत्र रस में आपसे पूछा जाएगा कि आंत्र रस में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आपको बताना है 3 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 प्रकार के एंजाइम हैं कौन कौन से, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला जो एंजाइम है 3 में से, वो कौन सा है? तो आप बताओगे माल्टेज है। क्या है? माल्टेज। पहला क्वेश्चन बन गया। माल्टेज कहाँ से निकलता है? आंत्र रस से, यानी इंटेस्टाइन जूस से। माल्टेज एक एंजाइम है, ये किसे पचाता है? ये माल्टोज को पचाता है। किसे पचाता है? माल्टोज को। किस में बदल देता है? ये क्वेश्चन आता है तो आप बताओगे ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। देखो कुछ नहीं है, 3 पॉइंट है।
सबसे पहला आंत्र रस में पहला पाया जाने वाला जो एंजाइम का नाम है माल्टेज। माल्टेज किसको बदलता है? माल्टोज को पचाता है। किस में बचा देता है? ग्लूकोज में, या किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज में। दूसरा होता है आपका लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। यदि लाइपेज की यदि हम बात करें तो ये किसे पचाता है? वसा को। किसे पचाता है? वसा। किस में बदल देता है? या तो वसीय अम्ल में यानी फैटी एसिड में बदलेगा, या फिर इसी को ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो आपसे यहां से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि लाइपेज पहला क्वेश्चन किसे पचाता है? आंसर वसा। किस में पचाता है? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल ऑप्शन में नहीं है, फैटी एसिड नहीं है, तो आपको लगाना है ग्लिसरॉल। क्लियर है? तीसरा आपको बताना है, तीसरा जो एंजाइम का नाम है, इधर कर लेते हैं हम, तीसरे का नाम है आपका सुक्रेज। सुक्रेज जो है ये तीसरा है। सुक्रेज जो है ये किसे पचाता है? तो आपको बताना है सुक्रोज को पचाना है और पचाता है। सुक्रोज किस में पाया जाता है? तो जो चीनी की शर्करा होती है, शुगर की जो शर्करा होती है वो क्या होती है? सुक्रेज होती है। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहां से कि सुक्रेज सुक्रोज को किस में बदल देता है? तो आपको बताना है ये किस में बदलेगा? एक तो ग्लूकोज में, और किस में बदलेगा? तो आपको बताना है फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रेज किसको? सुक्रोज को। किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। 3 पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं रफ कर दूंगी, आगे करेंगे। देखो, आंत्र रस कहां से निकलता है? याद रखना, बड़ी आंत ऑप्शन में रहेगा, बड़ी आंत नहीं लगाना है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं लगाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर करना है, छोटी आंत से निकलता है। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें? तो आप बताओगे 3 प्रकार के। सबसे पहला माल्टेज, माल्टोज को तोड़ देता है किसमें? ग्लूकोज में। दूसरा लाइपेज, वसा को पचाता है किसमें? वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। तीसरा होता है सुक्रेज, किसको? सुक्रोज को। किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इन दोनों को याद रखना आप, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही मिलकर सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज किस में पाया जाता है? चीनी में। किसमें? चीनी में। ये और याद रखना आप, माल्टोज अनाज की जो शर्करा होती है, माल्ट शर्करा कहते हैं, इसी को कहते हैं हम माल्टोज को। क्लियर है? रफ करो यहां तक, ठीक है। आगे जो हम करेंगे यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि जो विली होती है क्या होती है, क्योंकि आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विली कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन कैसे? ऑप्शन आएंगे आपसे छोटी आंत के अंदर, अमाशय के अंदर, बड़ी आंत के अंदर, या इसोफेगस यानी ग्रास नली के अंदर। तो उस समय आपको बताना है कि विली छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे करें, आगे थोड़ा ध्यान दोगे। देखो, अभी हमने किया था छोटी आंत, इधर बनाती हूं मैं आपको, फिर इधर क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से यदि हम बात करें तो ये क्या हो गया? ये अमाशय हो गया, ग्रास नली ऊपर रहेगी, है ना। तो उसके बाद में हमने यहां से शुरू किया छोटी आंत, 3 लूप हो गए। 3 लूप के बाद में यदि हम बात करें तो यहां से फिर बड़ी आंत शुरू हो जाती है। बड़ी आंत यहां से शुरू होती है, और यहां पर एक ऐसे करके आपको नस, या फिर कहेंगे यहां पर जो लटका हुआ होता है, इसे ही हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। कौन से साइड में है पता चला आपको? मैंने बताया था, ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट, ये बायां होता है, और ये दायां। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि कौन से भाग में अपेंडिक्स पाया जाता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, तो आपको बताना है दायां साइड। क्या है ये क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक प्रकार का क्या है? ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग बोले तो वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो अंग
हमारे काम में नहीं आते हैं उन्हें कहते हैं हम वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर अवशेषी अंग, जिनमें से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे बड़ी आंत और छोटी आंत का जहां मिलन होता है यहाँ पर पाई जाती है। और इसी वाले जो भाग होता है इसी भाग को कहते हैं हम सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन होंगे और ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे रखा होगा सीकम का। क्या दे रखा होगा? सीकम का। तो आप बताओगे ये सीकम के पास पाई जाती है। क्लियर है? यहां से आपको क्वेश्चन बना था कि छोटी आंत के भाग कितने होते हैं? 3। इसके भी 3 भाग होते हैं। एक तो सीकम हो गया, सीकम के बाद में ये यहाँ से ऐसे जाएगी और ऐसे जा करके ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो दूसरा पार्ट हो गया इसका दूसरा पार्ट होगा कोलोन। कौन सा हो जाएगा? कोलोन। और यदि आपसे तीसरा पूछे तो तीसरा यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे कहा जाता है मलाशय, रेक्टम। क्या कहा जाता है? रेक्टम। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ कि बड़ी आंत के भाग कितने? तो बड़ी आंत के आपको भाग भी कितने बताने हैं? 3 ही बताने। बड़ी आंत के पार्ट यानी भाग कितने हैं? तो आंसर कितना लगाना है? 3। कौन कौन से हैं? तो अभी बताया। सबसे पहला कौन सा है? सीकम। कौन सा है? सीकम। दूसरा कौन सा है? कोलोन। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आपका मलाशय यानी रेक्टम। ये तो हो गए 3 भाग। यहाँ से लंबाई और पूछेगा कि लंबाई बताइए बड़ी आंत की, तो आपको कितना बताना है? अच्छा, छोटी आंत की लंबाई बताओ पहले। कितना बता रहे हो? 6 से 7 मीटर। लेकिन दोनों ऑप्शन में है, 6 भी है और 7 भी है। तो आंसर कितना लगाना है? आप लगाओगे 7 मीटर। ऐसे ही यदि हम बात करें तो बड़ी आंत की आपसे लंबाई पूछी जाएगा तो आप बताओगे बड़ी आंत की लंबाई, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है ये कितनी होती है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और यदि आपसे इसका व्यास पूछे तो आपको बताना है 2.5 सेंटीमीटर। बच्चों, इसका व्यास ज्यादा होता है छोटी आंत से, इस वजह से इसे बोला जाता है बड़ी आंत, और कोई रीजन नहीं है। बाकी इसकी लंबाई छोटी आंत से भी छोटी है। क्यों बड़ा कहा गया है? क्योंकि इसका डायमीटर अधिक है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है? आपने बताना है कि पानी का अवशोषण मैम बड़ी आंत में होता है। देखो, यदि आपसे पूछे छोटी आंत में क्या होता है तो खाने का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, लेकिन बड़ी आंत में क्या होता है तो आपको बताना है यहाँ पर पानी का अवशोषण होता है। क्लियर है? यहाँ तक भाग कितने? 3। और यदि आपसे पूछे कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, क्योंकि क्या कि जहां पर आपने सीकम पढ़ा है, क्या पढ़ा? सीकम। सीकम क्या है ये बताओ पहले। सीकम है बड़ी आंत और छोटी आंत का मेल। जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती हैं उसी को तो हमने सीकम कहा था। याद है ना डायग्राम आपको? तो सीकम जहां होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीकम के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है। पेपर में आ चुका है। सीकम के अंदर एक जीवाणु होता है जिसका नाम है ई कोलाई। कौन सा है? ई कोलाई। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे ई कोलाई नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है। ये बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है जो कि मल में चेंज कर देता है उस खाने को। तो ये कहाँ पाया जाता है? सीकम के अंदर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन आएगा कि विटामिन के का संश्लेषण कौन सी जगह है, तो भी आपको क्या बताना है? सीकम बताना है। सीकम के पास ही हमने क्या पढ़ा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पढ़ा। क्लियर है? यहां तक सभी को याद रखना है। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है 1.5 मीटर, छोटी आंत की 6 से 7 मीटर। क्लियर है? करूँगा आगे देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छा, आपको पता है ना कि ये सीकम बताइए पहले तो। सीकम क्लियर है? सीकम क्लियर है तो मैं आपसे इसी से रिलेटेड 2 शब्द और बताती हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होगा आपको, यदि ऑप्शन में मान लो ऐसे करके सीकम, सीबम और सीरम, ए
बी, सी, डी। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है कि बड़ी आंत और छोटी आंत का मिलन क्या कहलाता है? बड़ी आंत और छोटी आंत का मिलन क्या कहलाता है? तो आंसर क्या बताओगे आप? क्या आंसर है? अच्छा, दो, ये एक, तीन? अच्छा, तो एक लगा देते हैं। एक बिल्कुल सही है, मतलब ए नंबर बिल्कुल सही है। अभी पढ़ा है आपने। आप कहोगे मैम नाम तो ये एक जैसे लग रहे हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे? आपको इन दो नामों के बारे में और जानना है। ये तो आपको पता ही है कि छोटी आंत और बड़ी आंत का मेल जो होता है उसे सीकम कहते हैं। तो सीबम क्या है और सीरम क्या है, ये चीज और पता होना चाहिए, तो ये और जान लो आप, ठीक है। सीबम क्या होता है? आपने गर्मियों का जब मौसम होता है, आप देखोगे आप स्किन पर, अपने मुंह पर कुछ भी नहीं लगाते हो, कोई भी क्रीम यूज नहीं करते हो, आप ऐसे ही नहाए धोए और आ गए घर से, और आपने देखा कि पसीने के साथ साथ में कुछ चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है। उस चिपचिपे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो ये होता है सीबम। तो शरीर से कहां से निकलेगा? त्वचा से। तो शरीर में त्वचा से निकलने वाला, मैं कर देती हूँ, चलो शरीर में हटाइए, त्वचा से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? आपको बताना है, ये सीबम कहलाता है। क्लियर है? अब ये बचा सीरम क्या है। सीरम को याद रखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक हम ब्लड में करेंगे इस सीरम को, लेकिन मैं अब आपको अभी से बता रही हूं कि प्लाज्मा जो पाया जाता है, यदि प्लाज्मा के अंदर से एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन बोलते हैं, यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को प्लाज्मा के अंदर से अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो बचा हुआ प्लाज्मा है यही क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो आपने तीन चीजें देखी, सीकम, बड़ी आंत और छोटी आंत का मिलन कहाँ होता है, या फिर क्या कहलाता है? सीकम। जो हमारी त्वचा से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको क्या कहते हैं? सीबम। और सीरम क्या है? तो आप बताओगे मैम, प्लाज्मा के अंदर से यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, तो बचा हुआ जो प्रोटीन है, सॉरी, बचा हुआ जो प्लाज्मा है, इसी प्लाज्मा को क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। क्लियर है आपको? तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे इनका नाम आएगा और आप फिर, मैं सीबम बात करूंगी, आप सीकम माइंड में लेते रहोगे। नहीं, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहां मैं सीकम बोलती हूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मैम ने बताया था कि जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत का मेल होता है वो सीकम होता है। जब भी मैं सीबम कहती हूँ, आपके माइंड में आना चाहिए कि मैम उसकी बात कर रही है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि स्किन से निकलता है। जब भी मैं सीरम की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैम उसके बारे में बात कर रही है कि प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजन प्रोटीन अलग हटा दिया है, सिर्फ प्लाज्मा बचा है, उसी को कहा सीरम। क्लियर है? यहां तक आगे करें। देखो, आगे आपसे पूछा जाएगा कि अब ये, सॉरी, इसमें जो शाकाहारी जीव होते हैं, यानी शाकाहारी जो जंतु हैं, अब शाकाहारी जंतु कौन कौन से? जैसे बकरी है, घोड़ा है ना, गाय है, भैंस है, इनके शाकाहारी के अंदर जो जीव होते हैं या प्राणी जंतु होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, शाकाहारी जंतुओं के आमाशय के कितने भाग, या भाग नहीं आएगा तो कोष्ठक होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों पूछा जा चुका है पेपर में।
HSSC ने पूछा था कि शाकाहारी जंतुओं का जो आमाशय होता है इसके कितने भाग होते हैं, आपको आंसर बताना है 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। चारों का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि देखो एक बार कोई क्वेश्चन बन जाता है, मान लो ये क्वेश्चन बन गया, अभी ये नहीं पूछा है कि 4 भाग कौन कौन से हैं या फिर तीसरे नंबर का कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी से तैयारी रखनी है, आपको उन भागों के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको याद रखना है। इसमें जो भाग है सबसे पहला है र्यूमेन। र्यूमेन, तो आपको यदि पूछे इन 4 भागों में से सबसे पहला भाग क्या कहलाता है, र्यूमेन कहलाता है। क्लियर है? दूसरा कौन सा है, तो आपको बताना है रेटिकुलम। कौन सा है? रेटिकुलम है। आपसे यदि तीसरा पूछा जाता है तो आप बताओगे ओमेसम। कौन सा है? ओमेसम। और यदि आपसे चौथा भाग पूछा जाता है तो आप बताओगे ओबेमेसम। ओबेमेसम। तो ये 4 भाग होते हैं बच्चे किसके? शाकाहारी जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। आज जो टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आगे हम इससे आगे जो करेंगे वो करेंगे उत्सर्जन या उत्सर्जी तंत्र के बारे में। वहाँ पर आपको कुछ नहीं, मेरा सीधा सा मानना है कि यदि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को सुनता है ठीक से, उसी चीज़ को वो देखता है और उसको साथ के साथ यदि रिपीट करता रहता है, बोलता रहता है टीचर के साथ में, तो कभी भी किसी भी चीज़ को समझने में और याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हमेशा खुशहाल रखिए सभी को। ओके, थैंक यू।